अभी राजू समझा ही था कि उसके तांगे में जो विराजमान औरत है वो वही बला, वही रूहानी मखलूक है, तो वो डर के मारे रास्ता निकालने लगा। तभी उसे बीच रास्ते पर एक नौजवान चलते हुए दिखाई दिया। उसने चैन की सांस ली और उस नौजवान के पास जाकर उसने तांगा रोक दिया। तांगा रोका तो मालूम पड़ा कि ये तो उसका दोस्त दीपक ही था, जो कि फौज में था। दीपक फौजी था और उसने फौज का रास्ता चुना था, जबकि राजू इससे बिल्कुल विपरीत तांगे का रास्ता चुन चुका था और तांगा चलाता था। तभी राजू ने उसे देखते से ही कहा, दीपक तुम यहाँ इतनी रात को? तुम अगर बोलते तो मेरे तांगे पर आ जाते। दीपक ने कहा, अरे गाड़ी अड्डे पर मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। और मुझे तुम भी वहां पर नजर नहीं आए यार, वरना मैं ऐसी बेवकूफी थोड़ी ना करता इतनी रात को पैदल चलने की। जब कोई नहीं दिखा तो मैं पैदल ही चलने लग गया। और वैसे भी भाई मैं फौजी हूँ राजू, इतने मील का चलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी राजू बोला, यार रास्ते में एक मजबूर औरत मिली थी, उसे ही मैंने तांगे पर सवार कर लिया है। तू भी पीछे वाली सीट पर बैठ जा। तभी दीपक हैरत से बोला, राजू तेरा तांगा तो पूरी तरह खाली है, कौन सी औरत और कहाँ है वो औरत? तभी राजू भी हैरान रह गया और कहने लगा, अभी यहीं पर तो बैठी थी यार, कहाँ गायब हो गई वो औरत? तभी दीपक तांगे पर बैठते हुए मजाक में बोला, जहां तक मेरी जानकारी है राजू तो एक शरीफ आदमी था, कहीं वो लड़की? राजू उसका मजाक अब समझ चुका था। तभी राजू बोला, अरे नहीं यार दीपक, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई अजनबी औरत थी यार, पूरे रास्ते मेरी उससे कुछ भी बात नहीं हुई थी। खैर चल हम तो गाँव चलते हैं। राजू का तांगा तेजी से गांव की तरफ जा रहा था और इधर राजू की पत्नी काफी टाइम से उसकी राह देख रही थी। जैसे उसने राजू को तांगे पर आते देखा तो उसकी सांस में सांस आई और आते से ही उससे चिमट गई और कहने लगी, अरे यार आप फिर आज कहाँ रह गए थे? राजू ने घोड़े को बांधा और उसके बाद अपनी बीवी को जवाब दिया। घोड़ा अब भी डरा हुआ था। तभी राजू बोला, अरे मेरी मधुबाला, मैं घोड़े को डॉक्टर के पास लेकर गया था, तुमने ही तो कहा था, और इसी वजह से मुझे देर हो गई आने में। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम इतनी ज्यादा फिक्रमंद मत हुआ करो, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है मधुबाला, मुझे तो मेरे काम में देर सवेर होती ही रहती है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्दी की शिद्दत से राजू के हाथ पैर अब कड़क हो चुके थे। मधुबाला ने आग जलाई। राजू ने उसके बाद हाथ मुंह धोया और आग के पास हाथ पैर सेकने वो बैठ गया। उसके बाद उसकी पत्नी उसके लिए रोटी लेकर आई, लेकिन राजू था जो बार बार अपने घोड़े की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने फिर डॉक्टर वाली बात अपनी पत्नी मधुबाला को बताई, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई। उसने भी डॉक्टर साहब की बात सुनकर राजू को यही मशवरा दिया कि किसी दिन घर में पूजा का एहतमाम किया जाए, ताकि जो भी कोई काली शक्ति यहाँ पर वास करती है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। कुछ देर तक तो वो बातें करते रहे, फिर वो दोनों उसके बाद सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो राजू का घोड़ा मुर्दा पाया गया। घोड़े की इस अचानक मौत पर दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। अपने प्यारे घोड़े की मौत पर राजू सर पकड़कर काफी देर तक रोता रहा। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रही और राजू का घोड़ा मर गया था पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी और हर कोई अब उससे हमदर्दी करने आ रहा था। सच तो यही था कि गरीब लोग जानवरों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, जबकि आज के शदीद दौर में तो इंसान को भी इंसान नहीं समझा जाता। बहरहाल घोड़े के शौक में काफी दिन गुजर गए और घोड़ा मरने की वजह से राजू अब बेरोजगार हो चुका था। अब वो मेहनत मजदूरी करता था और अब वो जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचता था। इसी तरह उसका गुजारा अब हो रहा था। एक दिन उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो बस्ती के पंडित के पास चला गया और जाकर कहने लगा, पंडित जी मुझे अपने घोड़े की अचानक मौत पर अभी तक दुख है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी कि ये सब यूं अचानक कैसे हो गया। और इस तरह राजू ने पंडित को पूरा वाक्या और डॉक्टर वाली बात भी बता दी। तभी पंडित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बेटा, मौत का मजा तो हर एक को चखना है। मेरे विचार के मुताबिक डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही थी। और राजू बेटा, ये बात भी सच है कि इस संसार में काली शक्तियां मौजूद हैं और रात के समय वो बलाएं बाहर निकल जाती हैं। हमारे बुजुर्गों के मुताबिक इन जंगलों में कुछ मखलूकात सदियों से भटक रही हैं और रामपुर में तो कई लोगों ने अपनी आंखों से रात के वक्त उन्हें भटकते हुए भी देखा है, मगर उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। और तुम्हारे घोड़े को वही मखलूक नजर आ गई थी जिसे तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर औरत के रूप में देखा था। वो दरअसल मावराई मखलूक थी। तुम तो भगवान का धन्यवाद करो कि उस मखलूक ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। और बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रात के वक्त कभी भी अकेले जंगल में तुम मत जाना। राजू उसके बाद उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर आ गया। सुबह होते ही वो कुल्हाड़ा और रस्सी लेकर जंगल का रुख करता था। उसके बाद सूखी लकड़ियां काट कर वो गाँव में बेचता था और इसी तरह मेहनत करके वो अपना गुजारा करता था। जंगल काफी बड़ा था, इसलिए काफी मिकदार में वहां पर सूखी लकड़ियां मौजूद थी। अब राजू तांगे वाले को गांव वाले राजू लक्कड़हारे के नाम से पुकारा करते थे। मौसम सरमा के आखिरी दिन चल रहे थे। तभी एक दिन राजू कुल्हाड़ा लेकर रस्सी लेकर जंगल की ओर गया। टुबो जवाहर से सूखी लकड़ियां काफी कम मिकदार में मौजूद थी, इसीलिए वो लकड़ियां हासिल करने के लिए काफी आगे तक निकल गया था। सुबह से शाम हो गई और अब वो जंगल के उस हिस्से में चलते चलते आ गया था
जहां पर खतरनाक जंगली जानवर पाए जाते थे। इस हिस्से में इतनी ज्यादा मिकदार में सूखी लकड़ियां देखकर राजू हैरान रह गया। तभी राजू ने खुद कलामी की और कहने लगा, लगता है बस्ती के लकड़हारों से ये जो इलाका है इसकी लकड़ियां अभी ओझल हैं। और फिर वो वक्त बर्बाद किए बगैर लकड़ियां काटने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा चीता पता नहीं कहां से नमूदार हो गया। उसकी दहाड़ सुनकर राजू बहुत घबरा गया और उसे खौफ तारी हो गया। अपनी जान बचाने के लिए राजू दौड़ा और एक घने पेड़ की जानिब जाकर उसकी डगाल पर चढ़ गया। चीता राजू को देखकर अब जोर जोर से दहाड़ने लगा था, जिसकी वजह से जंगल में एकदम से खामोशी छा गई थी और चीता अब बार बार पेड़ पर ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिशें भी कर रहा था। अब डर और खौफ के मारे राजू का बहुत ज्यादा बुरा हाल था। सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। अब तो राजू उस वक्त को कोस रहा था जब वो यहाँ पर लकड़ी लेने आ गया था इस इलाके में, और चीता था जो अभी भी बाज नहीं आ रहा था। आज तो उसने फैसला कर ही लिया था कि आज वो अपना शिकार हासिल करके ही दम लेगा। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया ताकि राजू नीचे उतरे और वो उसे दबोच ले। सूरज अब ढल चुका था, मगर चीता था जो अपनी जगह से अभी तक उठा भी नहीं था। आखिरकार तवील मुद्दत के इंतजार के बाद चीता अपनी जगह से उठा और राजू की तरफ देखकर वो एक बार फिर गुस्से से दहाड़ा और उसके बाद वो वहां से वापस चला गया। राजू काफी देर से इसी इंतजार में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था कि कब वो वापस जाए और कब राजू पेड़ से नीचे उतरे। उसके जाने के बहुत देर बाद तक राजू पेड़ पर ही बैठा रहा, नीचे नहीं उतरा। जब राजू को यकीन हो गया कि अब चीता यहाँ से चला गया होगा, तभी वो दबे पैर पेड़ से नीचे उतरा और उसने फिर अपना कुल्हाड़ा संभाल लिया। राजू ने सबसे पहले तो आसपास देखा, उसके बाद उसने वापसी के लिए एक लंबी दौड़ लगा दी। रात की तारीकी अब गहरी हो चुकी थी और शायद रास्ता भी राजू अब भटक चुका था। तभी अचानक वो घबराया हुआ था और ऊपर से एक औरत उसके सामने नमूदार हो गई, जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर घूंघट से ढका हुआ था। राजू के दौड़ते कदम उस औरत को देखकर अचानक से रुक गए। उसे डॉक्टर और पंडित की वो मुकम्मल बात अच्छी तरह से याद आ गई। उसने उस औरत पर कुल्हाड़ा ताना और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और रात के इस पहर इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? पहले तो वो खामोश रही, लेकिन जब राजू ने उसे कुल्हाड़ा मारने के लिए धमकी दी तब फौरन उसने अपना घूंघट उलट दिया और फिर कुछ ही लम्हों में एक भयानक चीख के साथ राजू वहां से दौड़कर भाग गया, क्योंकि उस घूंघट के पीछे तो किसी का भी चेहरा नहीं था, कोई वजूद नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हवा के ऊपर घूंघट उड़ा दिया हो। राजू दौड़ता गिरता वहशत के आलम में भाग रहा था। उसके दिल की धड़कन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। काशीपुर पहुंचते पहुंचते उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। राजू को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। अपने घोड़े की ही तरह राजू भी अब मुर्दा ही पाया गया था। और फिर इसके बाद राजू की मौत होने के बाद गांव के तमाम लोगों ने रात के वक्त पुराने मंदिर की तरफ से उस रास्ते की तरफ से ही आना जाना बंद कर दिया, आना जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि राजू की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि उस जिनजादे की वजह से ही उसकी मौत हुई थी।